बेटी का भाग्य। राजा वीर प्रताप की 3 बेटियां थीं। तीनों बेटियां देखने में बहुत सुंदर थी। सबसे बड़ी राजकुमारी का नाम सुनंदा और मंझली राजकुमारी का नाम शिवानी तथा सबसे छोटी राजकुमारी का नाम आनंदी था, जो स्वभाव में बहुत ही चंचल थी। राजा की पत्नी अब इस दुनिया में नहीं थी, लेकिन राजा ने कभी भी राजकुमारियों को उनकी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। सब खुशी खुशी महल में रहते थे। एक दिन सब महल में खाना खा रहे थे। आज मैं आप तीनों से एक सवाल पूछता हूँ। हाँ हाँ पिताजी, पूछो ना। तो बताओ, आप किसके भाग्य का खाती हो? सबसे बड़ी बेटी। पिताजी, आप हमारे पिता हैं, तो स्वाभाविक है कि हम आपकी किस्मत का खाते हैं। शिवांगी, तुम बताओ। आप भला ये सब हमसे क्यों पूछ रहे हो पिताजी? मैं तो आपके राज्य में पैदा हुई हूँ और आपके महल में रहती हूँ, इसलिए मैं आपके भाग्य का खाती हूँ। वीर प्रताप अपनी दोनों बेटियों के जवाब से बहुत खुश था। अच्छा नंदिनी, तुम यहाँ आओ और बताओ कि तुम किसके भाग्य का खाती हो? पिताजी, हर इंसान पशु पक्षी सब अपने भाग्य का खाते हैं, तो मैं भी अपनी किस्मत का खाती हूँ। आनंदी की ये बात सुन राजा वीर प्रताप को गुस्सा आ गया। अगर ऐसा ही है तो तुम इसी समय इस महल को छोड़कर यहाँ से चली जाओ। मैं भी देखता हूँ कि तुम अपनी किस्मत का कैसे खाती हो। राजा ने गुस्से में आकर अपनी पुत्री को जंगल में छुड़वा दिया, लेकिन आनंदी को कुछ समझ नहीं आया कि आखिर उसकी क्या गलती थी। अब आनंदी इतने बड़े जंगल में अकेली घूम रही थी। उसे नहीं मालूम था कि उसे आखिर जाना कहाँ है। तभी वह एक बड़े से पेड़ के नीचे बैठ गई और सोचने लगी। वहीं बैठे बैठे उसे नींद आ गई। अगली सुबह कितनी भूख लगी है और प्यास भी। आनंदी जंगल में चलने लगी और कुछ देर चलने पर उसे एक तालाब दिखाई दिया, जहां उसने अपना मुंह हाथ धोया और अचानक तालाब सूख गया। तालाब के नीचे सीढ़ियां बनी हुई थी। वो सीढ़ियों के रास्ते से अंदर जाने लगी। अरे, ये राजकुमार कौन है? आनंदी उसे देख डर गई। कुछ देर देखने पर वो हिला नहीं तो वह समझ गई कि वह एक मूर्ति है। जैसे ही आनंदी ने उसे छुआ तो वह एक दरवाजे में बदल गया। ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है? कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी वह उस दरवाजे को खोलती है और देखती है कि दूसरी तरफ एक सुंदर सा बगीचा है और उसमें बहुत सुंदर सुंदर फूल लगे हैं। फूलों के बीचों बीच एक तालाब है। वो तालाब के पास गई और वहां पानी पिया। उसके बाद बगीचे में गिरे हुए मीठे फल खाए और वहीं सो गई। तभी उसके सपने में एक परी आई। बेटी, तुम परेशान मत हो, तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना? तुम डरो मत, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। जब तुम जागोगी तुम्हें एक राजकुमार दिखाई देगा। उस राजकुमार को छू लेना। तुम जैसे ही उसे छूओगी वो एक बड़े दरवाजे में बदल जाएगा। जब तुम उस दरवाजे के अंदर जाओगी तो तुम्हें वहां एक बड़ा महल दिखाई देगा। तुम उस महल के अंदर चले जाना। वहां तुम्हें 3 राजकुमार दिखाई देंगे जो दिखने में एक जैसे होंगे। तुम उन्हें छूते हुए आगे बढ़ना, वो जाग जाएंगे। आगे तुम्हें एक कमरा दिखाई देगा। जैसे ही उस दरवाजे को खोलोगी तुम्हें एक सुंदर राजकुमार मिलेगा और जैसे ही तुम उसे छुओगी वो जाग जाएगा। जैसे ही वो जागेगा उसके गले में तुम फूलों की माला डाल देना, वही तुम्हारा पति होगा। इतने में आनंदी की आंख खुल गई और वो हड़बड़ा के उठ गई। आनंदी सोचती रही। थोड़ी देर सूरज की पहली किरण निकली। आनंदी ने बगीचे से कुछ फूल उठाए और उन फूलों से माला बनाने लगी।
माला बनते ही जैसे ही आनंदी पीछे मुड़ी तो वहां एक राजकुमार दिखाई दिया। ये तो बिल्कुल वैसा ही हो रहा है जैसा सपने में परी ने बोला था। आनंदी ने उस राजकुमार को छुआ और वह एक दरवाजे में बदल गया, जहां उसने एक महल देखा। आनंदी महल के अंदर चली गई और उसने 3 राजकुमारों को छुआ। उसके बाद वह कमरे में गई और उसने राजकुमार को छुआ और उसके जागते ही उसके गले में वरमाला डाल दी। राजकुमार ने अपने गले से वरमाला निकाल आनंदी के गले में डाल दी। तभी महल में शहनाई की आवाज आने लगी। दोनों ने विवाह किया। अगले दिन मेरे मन में एक बात चल रही है, मैं आपसे पूछूं? हाँ हाँ, पूछो। आप कौन हो और ये राजकुमार कौन थे? ये क्या रहस्य है, मुझे बताइए। वो तीनों मेरे भाई थे। हम सबको श्राप मिला था। अनजाने में मेरे भाइयों ने एक हिरन के जोड़े का शिकार किया था और वो दोनों बुरी तरह घायल हो गए थे और उन्होंने उन्हें आजीवन मूर्ति बने रहने का श्राप दिया। जब मुझे ये बात पता चली तो मैं भागा भागा वहाँ गया और उन्होंने मुझे भी श्राप दिया कि तुम्हारे राज्य में ये सब हुआ है, इसलिए तुम भी इस श्राप के भागीदार हो। मैं उनसे माफ़ी मांगने लगा तो उन्होंने कहा, मैं अपने श्राप तो वापस नहीं ले सकता, हाँ इसका एक उपाय बता सकता हूँ। उन्होंने कहा, जब कोई कन्या तुम्हें और तुम्हारे भाइयों को छुएगी तो हम सब फिर से अपनी अवस्था में आ जाएंगे और आज तुमने यहाँ आकर हम तीनों को नया जीवन दान दिया है। राजकुमार की बात सुन आनंदी ने भी अपने साथ हुई सारी बात बताई और बताया कि किस तरह बिना किसी अपराध के उसे दंड दिया गया और वो यहाँ तक पहुंची। राजकुमार ने उसे गले से लगा लिया। कुछ दिनों बाद दोनों का राज तिलक किया गया और राजकुमार राजा बन गया और आनंदी रानी। पूरी प्रजा उनके राजा रानी बनने से बहुत खुश थी। उनके राज्य में सब अच्छे से चल रहा था। एक दिन आनंदी बहुत उदास थी। उसे अपने पिता की याद सताने लगी। क्या हुआ? आप ऐसे उदास क्यों हो? मुझे पिताजी की बहुत याद आ रही है। मेरी बहनें पता नहीं सब कैसे हैं। मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। क्या पता पिताजी को अपनी गलती का पछतावा हो। अगर ऐसी बात है तो कल सुबह ही हम उनसे मिलने जाएंगे। अगली सुबह दोनों ठाठ के साथ वहां पहुंचे। जब राजा वीर प्रताप ने देखा कि कोई राजा अपनी सेना और हाथी घोड़ों के साथ उनकी तरफ आ रहे हैं तो वह घबरा गए, क्योंकि वे कुछ नहीं कर सकते थे। उनके महल का सारा खजाना खाली हो गया था और उनके दोनों दामाद राज्य में अपना हिस्सा मांग रहे थे। वहां की प्रजा बहुत दुखी थी। राजा और रानी आनंदी जब महल में आए तो राजा वीर प्रताप आनंदी को रानी के भेष में पहचान नहीं पाए। थोड़ी देर गौर से देखने पर राजा वीर प्रताप जी ने पहचाना कि वे उनकी बेटी आनंदी हैं। राजा की आंखों से आंसू बहने लगे। बेटा आनंदी, मुझे माफ कर दे बेटा। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया और तुम्हें सच बोलने की सजा दी। दरअसल तुमने तो सच कहा था कि हर कोई अपने भाग्य का खाता है। पिताजी, आप माफी मत मांगो। आप अगर मुझे जंगल में ना छोड़ते तो मुझे ये खुशी के दिन कैसे देखने को मिलते। यह सुनते ही राजा वीर प्रताप की आंखों से आंसू गिरने लगे और उन्होंने आनंदी को गले से लगा लिया और वे सब खुशी खुशी रहने लगे। ये कहानी है पालमपुर गांव की, जहां रेखा एक अनाथ बच्ची रहती थी और वो भीख मांगा करती थी। वो गांव में भीख मांगती थी। कभी कभी उसे खाने को कुछ मिल जाता था, लेकिन ज्यादातर उसे भूखे पेट ही सोना पड़ता था। एक दिन रेखा को ऐसे सड़क पर बैठा देख एक औरत को बहुत दुख हुआ।
वो अपने पति से कहती है, देखना ये छोटी बच्ची यहाँ बैठकर भीख मांग रही है, कैसे माँ बाप है इसके, छोटी बच्ची से भीख मंगवा रहे हैं। अरे सबकी अलग अलग मजबूरी होती है, हम किसी के बारे में ऐसा नहीं कह सकते। अच्छा तो क्यों ना ये हमारे घर काम कर ले, इसे रहने के लिए जगह मिल जाएगी। इतनी प्यारी बच्ची भीख मांग रही है, मुझसे नहीं देखा जा रहा। हमारे पास रहेगी तो भीख मांगने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी इसे। आज तुमने बहुत समझदारी वाली बात की है, मुझे ये तुम्हारी बात बहुत अच्छी लगी। ठीक है, हम ऐसा कर सकते हैं और हम इसे अपने घर में रहने के लिए जगह दे देंगे। केशव और पूजा दोनों उस बच्ची के पास जाते हैं और वो उससे जाकर बात करने लगते हैं। कुछ खाना है? थोड़े पैसे ही दे दो, मैं कई दिनों से भूखी हूँ। हाँ बेटा, हम तुम्हें पैसे भी देंगे और तुम्हें पहले अच्छे से होटल में लेकर जाकर हम पहले खाना खिलाएंगे। अच्छा बेटा, पहले तुम ये बताओ तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें इस काम पर क्यों लगाया है? मैं बचपन में अपने माँ बाप से बिछड़ गई थी। हम कहीं जा रहे थे और मेरे पिताजी और माताजी सो रहे थे। मैं ट्रेन से उतर गई और फिर ट्रेन चलने लग गई। तब से आज तक मुझे मेरे माता पिता नहीं मिले। मैं ऐसे ही गांव की सड़कों पर पली बड़ी हूँ। पूजा की आंखें नम हो जाती हैं। आज से तुम्हें ये काम करने की जरूरत नहीं है, तुम हमारे साथ चल रही हो, तुम मेरे साथ रहोगी, ठीक है? मगर मैं ऐसे कैसे आपके साथ चल सकती हूँ? मैं तो आपको जानती भी नहीं हूँ, तो मैं आप पर विश्वास कैसे करूँ? बेटा, हम बहुत अच्छे लोग हैं। हम चाहते हैं कि तुम यहाँ से हटकर कुछ और काम करो। हमारे ना खेत हैं, वहाँ पर तुम घास काटने का काम कर लेना और हम तुम्हें वहीं रहने के लिए जगह भी दे देंगे और तुम्हें हर महीने पैसे भी दिया करेंगे, जिससे तुम अपना खर्चा चला पाओगी। अरे वाह, ये तो काफी खुशी की बात है। मुझे नाथ को आपका साथ मिल जाएगा। ठीक है, मैं आपके साथ चलूंगी। केशव और पूजा उसे वहां से अपने साथ लेकर चले जाते हैं। नई जगह जाकर और नए लोगों को देखकर रेखा को भी बहुत अच्छा लगता है। अरे वाह, अब तो मुझे हर महीने पैसे मिलेंगे, मुझे खाली पेट भी नहीं सोना पड़ेगा और रहने के लिए जगह भी मिल गई। अब तो मुझे बिल्कुल कोई भी दिक्कत नहीं होगी। रेखा पूजा को खेत में लेकर जाती है। ये हमारे खेत हैं, तुम यहीं पर घास काट लेना और हम तुम्हारा एक छोटी सी लकड़ी की झोपड़ी बना देंगे, उसमें ना तुम आराम से रहना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं बेटा, हम तुम्हारे लिए ज्यादा तो कुछ नहीं कर सकते, मगर इतना तो कर ही सकते हैं। वैसे तुम कितने साल की हो? मैं तो अभी 10 साल की हूँ। तुम स्कूल तो नहीं गई होगी ना? नहीं, मैं कैसे जाती स्कूल जब मेरा कोई है ही नहीं इस दुनिया में। कोई बात नहीं, जब समय मिलेगा ना तो मैं तुम्हें पढ़ा दूंगी। अरे वाह, बहुत मजा आ जाएगा, अब तो मैं पढ़ लिख भी सकती हूँ। अगले दिन रेखा सुबह जल्दी उठकर घास काटने के लिए खेत पर चली जाती है और घास काटने लगती है। घास काटने के बाद वो अपने छोटे से घर में आराम करने जाती है। अब उसे कोई दिक्कत नहीं हो रही थी, क्योंकि वो जो उसे पैसे मिला करते थे उससे वो अपना घर चला लेती थी और अब गर्मियां बहुत बढ़ गई थी। रेखा का वहां रहना बेहाल हो रहा था। अरे, सर्दियों के दिन तो पता ही नहीं चले इस घर में, मगर अब तो गर्मी आ गई है। मुझे तो इस घर में रहने में बहुत मुश्किल हो रही है। रेखा घास काटती है और थोड़ी थोड़ी देर में घर में आराम करने आ जाती थी, मगर अब घर में बहुत ज्यादा गर्मी हो गई थी, मानो जैसे आसमान से आग की बारिश हो रही हो। अब मैं क्या करूं? मैं मालकिन से भी कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया हुआ है और इससे ज्यादा कोई किसी के लिए क्या ही करेगा। एक दिन पूजा रेखा से पूछने भी आती है कि उसे किसी चीज की कोई दिक्कत तो नहीं है। रेखा, तुम्हें कुछ चाहिए तो नहीं? सब ठीक है ना? हाँ दीदी, सब कुछ सही है। रेखा वापस से अपने लकड़ी वाले घर में जाकर बैठ जाती है और थोड़ा पानी पीकर लेट जाती है। वो सोचने लगती है कि वो इस गर्मी से छुटकारा कैसे पाए। मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं है
कि मैं इस घर में एसी लगवा लूं। ये पंखा ही इतनी मेहनत से लगाया था। अब मैं क्या करूं? मालकिन को बोलना भी सही नहीं है। बहुत देर तक रेखा दिमाग लगाती है और उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो जो घास काटती थी वो उसे फेंक देती थी। मैं जो घास फेंक देती हूँ, क्यों ना उसी से अपना घास का घर बना लूं? अगले दिन रेखा बहुत सारी घास लेकर अपने घर आती है और उसे रखकर थोड़ा आराम करती है। पर कुछ देर के बाद काफी सारी बकरियां वहां आती हैं जो घास को खा लेती है। रेखा उठकर देखती है कि सारी घास बकरी ने खा ली थी। वो अफसोस करती है और बोलती है, अरे मेरी मेहनत तो सारी खराब हो गई। सारी घास बकरी खा गई। अब मुझे कल से फिर से घास लानी होगी। चलो कोई बात नहीं, इन बकरियों का भी पेट भर गया होगा। अगले दिन रेखा फिर से घास काट कर लाती है। एक दिन में वो जितनी भी घास काटती थी उसे लाकर वो घर में लगा देती थी। लगभग 15-20 दिन के बाद घास इतनी हो गई थी कि उसका घर पूरा घास में ढक गया था। फिर पूजा खेत में आती है और रेखा के घास के घर को देखकर बोलती है, रेखा, ये घर पर घास कैसे लग गई? घर तो लकड़ी का बना था ना? वो दीदी, ये घास मैंने लगाई है क्योंकि घर के अंदर बहुत गर्मी लग रही थी, मगर अब बहुत ठंडक है, मानो जैसे एसी चल रहा हो। आप भी आकर देखो ना। अच्छा, अरे वाह, तुझमें तो बहुत दिमाग है। पूजा उसके घर के अंदर जाती है और वाकई में वो अचंभित हो जाती है कि घास का घर एसी जैसी हवा दे रहा था, मानो जैसे वहां एसी चल रहा हो। उसके घर में बहुत ठंडक हो रही थी। रेखा, तूने तो बेटा कमाल कर दिया। तू इतनी इंटेलिजेंट बच्ची है। ये आइडिया किसी ने कभी सोचा भी नहीं होगा। हाँ दीदी, वो तो बस मैं गर्मी से बचने के लिए छुटकारा ढूंढ रही थी, तभी मुझे ये तरकीब सूझी। ये गर्मी से बचने का छुटकारा नहीं है। अगर हमने इसे इंटरनेट पे डाल दिया ना तो सब लोग पागल हो जाएंगे इस चीज को देखकर। ये बहुत अच्छी चीज है और गरीब लोग गर्मी से राहत भी पा सकेंगे। इंटरनेट, वो क्या होता है दीदी? वो मैं तुझे कल की पढ़ाई पे बताऊंगी। रेखा की गर्मी की समस्या तो अब खत्म हो गई थी और उसे अपने घर में बहुत राहत मिल रही थी। अगले दिन पूजा रेखा को इंटरनेट के बारे में बताती है और वो उससे एक बात और कहती है, रेखा, कल ना मैं तेरी एक वीडियो बनाऊंगी, उसमें तू बताना कि तूने ये घर कैसे कैसे बनाया है, ताकि ये आइडिया हम और लोगों तक भी पहुंचा सकें और लोग भी तेरे इस टैलेंट को देखकर बहुत कुछ सीख सकें। ठीक है दीदी, आप अपने फोन से उसे डाल देना। नहीं, मैं तुझे एक फोन दूंगी। मेरे पास एक पुराना फोन है, उसमें तेरा एक चैनल बना दूंगी और उसी से तेरी वीडियो डालूंगी। अगले दिन पूजा रेखा की वीडियो बनाती है और उसे YouTube पर डाल देती है। ये ले रेखा, मैंने तेरी वीडियो डाल दी है, अब देखते हैं लोगों को ये पसंद आती है या नहीं। ठीक है दीदी, थैंक यू। अरे कोई बात नहीं, तूने इतना अच्छा काम किया है, ये लोगों को जरूर पसंद आएगा। अगले दिन जब रेखा खेत में घास काट रही होती है तो उसका फोन बहुत जोर जोर से बजने लगता है और बहुत सारे मैसेज आ रहे होते हैं। अरे, मेरा तो कोई जानने वाला भी नहीं है, तो मुझे इतने सारे मैसेजेस कहाँ से आ रहे हैं? रेखा जाकर अपना फोन चेक करती है और वो देखती है कि उसके वीडियो के नीचे बहुत सारे कमेंट्स थे और सब लोग उसकी बहुत तारीफ कर रहे थे और उसकी वीडियो पर मिलियंस में व्यूज थे। रेखा बहुत खुश हो जाती है। ये देखकर वो नाचने लगती है और भागकर पूजा के पास जाती है उसे दिखाने के लिए। दीदी दीदी, जल्दी देखो, कितने सारे लोगों के मुझे कमेंट्स आ रहे हैं। अरे क्या हुआ रेखा, आज तो तू बहुत खुश है, बताना जरा इतनी खुश क्यों है? दीदी, आपने तो कमाल कर दिया। देखो कितने सारे लोगों ने मुझे कमेंट्स किया है, इतने सारे व्यूज भी आए हैं मेरी वीडियोस पर। अरे वाह, मैं तो जानती थी कि तू एक दिन बहुत फेमस होगी और तेरा ये टैलेंट देख किस हद तक चला गया। सब लोग तेरी कितनी तारीफ कर रहे हैं।
उस वीडियो के बाद रेखा के पास कई लोग आते हैं और वैसे ही घर बनवाते हैं और रेखा उनसे बहुत सारा पैसा कमा लेती है। मगर वो कभी भी केशव और पूजा को छोड़कर नहीं जाती, हमेशा उनके पास ही रहती है और वो दोनों भी उसे अपनी बेटी की तरह ही रखते थे।